हमारे जो 6 प्रकार के मौलिक अधिकार हैं वो 14 से लेकर अनुच्छेद 32 तक आते हैं। नंबर 1, समानता का अधिकार। अनुच्छेद 14 से 18 तक इसका वर्णन किया गया है। आर्टिकल 14, कानून के समक्ष समानता। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में कहा गया है कि राज्य किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता या भारत सरकार के क्षेत्र में कानूनों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। जो कानून के समक्ष समानता की बात की गई है, यह अवधारणा ब्रिटिश के संविधान से ली गई है। इस अवधारणा के अनुसार कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है। सभी व्यक्तियों को समान रूप से राज्य कानून के अधीन किया जाएगा और किसी भी व्यक्ति के पक्ष में कोई विशेष अधिकार नहीं दिया जाएगा, चाहे वो अमीर हो, चाहे गरीब हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई सरकारी अधिकारी हो, आम आदमी हो, कानून सब पर समान लगेगा। हमारे देश में कानून सिर्फ 2 ही व्यक्तियों पे नहीं लगता है, एक तो राष्ट्रपति और राज्यपाल। राष्ट्रपति धारा 71 के अंतर्गत किसी को भी मौत की सजा माफ करने का अधिकार रखता है और राज्यपाल 162 के अंतर्गत संरक्षित है। ये लोग किसी का खून भी कर देंगे तो इन पे कानून नहीं लगेगा। लेकिन हमारे संविधान में ये भी लिखा है कि जैसे ही ये अपने पद से मुक्त होंगे तुरंत ही जज इनको सजा सुना सकता है। तो देखिए हमारे भारत का संविधान कितना अच्छा है। जिन लोगों ने संविधान लिखा है वो कितना ज़्यादा सोच के लिखा है इसके बारे में। हमारे देश में प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल किसी को भी छूट नहीं है। छूट जब तक है जब तक वो पद पे है। जैसे ही वो अपने पद से वंचित होगा उसको जज तुरंत सजा सुना देगा। अनुच्छेद 15 कहता है कि 5 आधार पे आपसे कोई भेदभाव नहीं कर सकता है। नंबर 1 धर्म, नंबर 2 नस्ल, नंबर 3 जात। आप चमार हैं, पासी हैं, भंगी हैं या कोई अदर कास्ट के हैं, आपसे उस आधार पे कोई भेदभाव नहीं कर सकता है। नंबर 3 लिंग, आप फीमेल हैं, मेल हैं या ट्रांसजेंडर हैं, ये फर्क नहीं पड़ता। नंबर 5 जन्म स्थान, आप किस जगह के रहने वाले हैं इसके आधार पर भी कोई भेदभाव आपसे नहीं कर सकता है। आप एक एग्जाम्पल से समझ लीजिए, 1857 की जब क्रांति हुई तो मध्य प्रदेश में एक सिंधिया राजघराना था जिसने अंग्रेजों को पैसा दिया, अंग्रेजों को हथियार दिए कि तुम भारतीयों को मारो। बोलो ये हाल हो गया था उस समय। तो आज उसी वंश के व्यक्ति हैं ज्योतिराज सिंधिया, पहले कांग्रेस में थे, अब बीजेपी में है और आगे पता नहीं कहाँ जाएंगे। तो इस आधार पे आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं। लेकिन इसी के साथ लिखा गया है कि आप पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं, मतलब आप किसी के भलाई के लिए भेदभाव कर सकते हैं। जैसे हैवी ड्यूटी वर्क होता है उसमें महिलाओं को थोड़ा वरीयता दी जाए, उसमें पुरुषों को रखा जाए क्योंकि महिलाएं पुरुषों से शारीरिक रूप से थोड़ा कमज़ोर होती हैं। अगर आप कहेंगे कि लिंग आधार पे हमारे मौलिक अधिकार में है कि हमको समान अधिकार प्राप्त हैं, तो अगर आप पॉजिटिव थिंकिंग रखते हुए भेदभाव करते हैं तो वो गलत नहीं है, वो सही है। और यही बात आ जाती है आरक्षण में। और आरक्षण में हिंदुस्तान में 2 परंपरा चलती है। एक, जिसको आरक्षण मिल रहा है वो कहता है आरक्षण बहुत सही है, और जिसको आरक्षण नहीं मिल रहा है वो कहता है कि आरक्षण खत्म होना चाहिए। लेकिन अगर आरक्षण गलत होता तो सुप्रीम कोर्ट इसको खुद ही खत्म कर देता, लोगों को बोलने की जरूरत ही ना होती। और अनुच्छेद 13 में स्पष्ट लिखा हुआ है कि कुछ गलत है तो हम उसे खत्म कर देंगे, जैसे 3 तलाक सुप्रीम कोर्ट के द्वारा खत्म कर दिया गया। देखिए आरक्षण इसलिए लगाया जाता है कि समाज में 2 तबके के लोग रहते हैं, एक तो जो समृद्ध हैं और दूसरा जो नीचे तबके के लोग हैं। तो सरकार ये कहती है कि जो समृद्ध हैं वो अपना समृद्धि हासिल करें, वो और विकास करें, लेकिन जो नीचे तबके के लोग हैं तो सरकार उनको कुछ आरक्षण देती है, छूट देती है, जिससे वो भी अपने जीवन में थोड़ा सुधार ला सकें और थोड़ा ऊपर उठ के आ सकें। अनुच्छेद 16 सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता। लोक नियोजन के द्वारा जो भी नौकरियां आएंगी, वैकेंसी आएंगी, उसमें सबके लिए समान अपॉर्चुनिटी होगी। इसमें जाति के आधार पे, लिंग के आधार पे कोई भेदभाव नहीं होगा। लेकिन आप देखते हैं कि कोई भी सरकारी नौकरी आती है तो उसमें आरक्षण मिलता है। तो अभी हमने बोला ना कि पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन के आधार पे अगर आरक्षण कर रहे हैं तो वह गलत नहीं है, वो सही है, क्योंकि जो नीचे के तबके के लोग हैं वो भी अपने जीवन को
सुधार सके, अपने जीवन में सुधार ला सकें, परिवर्तन कर सकें। आरक्षण कभी धर्म के आधार पे नहीं होता है। जैसे मुसलमानों में पठान जो जनरल कैटेगरी में आते हैं उनको आरक्षण ही नहीं मिलता है। हिंदू धर्म में जो लोग ब्राह्मण में आते हैं, राजपूत हैं, वो जनरल कैटेगरी में, उनको आरक्षण ही नहीं मिलता है। जो लोग दलित कैटेगरी में आते हैं उनको आरक्षण दिया जाता है। आरक्षण लिंग के आधार पे भी होता है, लड़का लड़की। जैसे अभी तो खैर आज की जो नौकरियां हैं उसमें महिलाएं कहीं ना कहीं बढ़ चढ़कर भाग ले रही हैं, लेकिन आज से 10 साल पहले क्या होता था कि हर जगह आपको पुरुष ही देखने को मिलते थे, महिलाएं उसमें ना के बराबर थीं। लेकिन सरकार आरक्षण दे रही है जिससे महिलाएं अपने घरों से निकलकर बढ़ चढ़कर नौकरियों में भाग ले रही हैं। तो आरक्षण का फायदा हमको देखने को मिल रहा है कि महिलाएं भी हर कार्य क्षेत्र में पुरुषों के समान कंधा से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रही हैं। तो आरक्षण के ये निम्न फायदे होते हैं। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का उन्मूलन। इस अनुच्छेद के अंतर्गत आप किसी भी आधार पे किसी से छुआछूत नहीं कर सकते हैं, या छुआछूत आज से 20 साल पहले बहुत देखने को मिलती थी, लेकिन आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में छुआछूत देखने को मिलती है। तो हमारा संविधान कहता है कि आप जाति धर्म के नाम पे छुआछूत नहीं कर सकते हैं, लेकिन गंभीर रूप से बीमार है और उसके पास बैठने से अन्य जनमानस को भी वो बीमारी लग सकती है, तो आप उस समय छुआछूत कर सकते हैं। आपको बता दें कि छुआछूत करना एक प्रकार का अपराध है। यह कानून 1955 में बनाया गया और उसको 1989 में सख्त कर दिया गया। आप किसी से अगर छुआछूत करते हैं तो 1955 के तहत आपको सजा मिलेगी। हमारे समाज में लोगों के मन में छुआछूत को लेकर जो भी अवधारणा थी उसी को समाप्त करने के लिए आर्टिकल 17 लाया गया है। अनुच्छेद 18 उपाधियों का उन्मूलन, उपाधियों का अंत। हमारा देश आज़ाद होने से पहले जब राजा लोग यहाँ पे रहते थे तो उस समय विभिन्न प्रकार की उपाधियाँ थी। महाराज, राय बहादुर, राय, सुल्तान, रजिया सुल्तान। जो उपाधियाँ होती हैं वो एक इंसान को दूसरे इंसान से श्रेष्ठ दर्शाती हैं। इसीलिए अनुच्छेद 18 ने इन उपाधियों का अंत कर दिया और नियम लागू हुआ कि अब कोई भी व्यक्ति उपाधि ग्रहण नहीं कर सकता है, अपने नाम के आगे या पीछे उपाधि नहीं लगा सकता। अगर आपको विदेश जाकर वहाँ कोई उपाधि मिलती है तो वो भी आप हिंदुस्तान में नहीं रख सकते हैं। और अगर आपको विदेश में कहीं कोई सम्मान मिलता है, कोई पुरस्कार मिलता है, तो आप राष्ट्रपति से अनुमति लेने के बाद ही वो सम्मान ग्रहण कर सकते हैं। लेकिन इसमें ये कहा गया है कि आप 2 प्रकार के पद ले सकते हैं। जैसे नेशनल अवार्ड, उसमें पद्म भूषण है, पद्म श्री है, वो उपाधि आप अपने साथ ले सकते हैं, लेकिन उसको सरनेम की तरह यूज नहीं कर सकते हैं। यूज करते हैं तो आप इसके खिलाफ आ जाएंगे और वो अवार्ड आपसे छीन लिया जाएगा। सपोज कीजिए आपको भारत रत्न मिल जाता है तो आप ये कह सकते हैं मैं विजय, मुझको भारत रत्न मिला है, तो आप ये कह सकते हैं। ये नहीं कह सकते हैं कि भारत रत्न विजय, ये नहीं कह सकते हैं आप। एजुकेशन एंड रैंक आप दोनों सरनेम की तरह यूज कर सकते हैं। जैसे आपने PhD की है तो आगे डॉक्टर लगा सकते हैं, आप अगर डॉक्टर हैं तब भी आगे डॉक्टर लगा सकते हैं, आप इंजीनियर हैं तो आगे इंजीनियर लगा सकते हैं। तो ये आप यूज कर सकते हैं। अगर आप सेना में हैं तो आपको रैंकिंग मिलेगा, जैसे एक ब्रिगेडियर होता है और इस प्रकार के अन्य रैंकिंग भी होती है, तो वो आप लगा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पढ़ लिया है, आइए फटाफट उसका रिवीजन कर लेते हैं। नंबर 14 कहता है कि कानून सबके लिए समान है, चाहे वो सरकारी अधिकारी हो या आम नागरिक हो, अमीर हो, गरीब हो, ऊंची जाति का हो, नीची जाति का हो, वो कानून सबके लिए समान है। और आर्टिकल नंबर 15 कहता है कि धर्म के आधार पे किसी से भेदभाव नहीं किया जाएगा, वो किसी भी धर्म का हो। आर्टिकल नंबर 16 कहता है कि सरकार के द्वारा निकाली गई नौकरियों में सबको समान अवसर प्रदान किया जाएगा। और आर्टिकल 17 कहता है कि आप किसी के साथ छुआछूत करते हैं तो 1955 और 1989 के तहत आप एक अपराध करेंगे। आई होप ये वीडियो सभी को बहुत पसंद आया होगा। यह वीडियो बहुत ही बड़ा हो गया है, जिसके लिए अब इसका हम लोग सेकेंड पार्ट बनाएंगे, जिसमें आर्टिकल 19 से लेकर 35 तक हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे। कृपया यह वीडियो अपने सभी दोस्तों, परिवार वालों के साथ अवश्य साझा करें।
अगर आप स्टूडेंट हैं तो इसको ध्यान से देखें और पढ़ें, इससे आपकी परीक्षा की प्रिपरेशन होगी। इसका सेकंड पार्ट पाने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट में लिखकर हमसे साझा करें, मैं जल्दी से जल्दी उसका उत्तर दूंगा। थैंक यू।